बस्तर, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, नागालैंड, ये पूरा क्षेत्र आ रहा है और इसको वर्ल्ड टूरिज्म जो है, वर्ल्ड हेरिटेज का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड बेसिस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर रजिस्टर्ड किया गया है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर, टाइगर बफर जोन के नाम पर 288 टाइगर है, जिसको लोकेट किए सेंट्रल इंडिया में कि 288 टाइगर है। 288 टाइगर को बचाने के लिए 2 लाख हेक्टेयर जमीन रिजर्व किए इन्होंने, 2 लाख हेक्टेयर जमीन। और वो 2 लाख हेक्टेयर जमीन का जो मामला है वो 2 करोड़ आदिवासियों को इफेक्ट करता है। 2 करोड़, 280 टाइगर के लिए 2 करोड़ आदिवासियों की बलि। अभी पहले झगड़ा था गवर्नमेंट वर्सेस आदिवासी, अब झगड़ा हो गया है टाइगर वर्सेस आदिवासी, टाइगर वर्सेस ट्राइबल, यानी आदिवासियों का झगड़ा शेर से है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जो टाइगर मैप बनाया गया है वो सेम टू सेम राम पदगमन एरिया है। गौर से सुनो, पहले दिमाग में डाल लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वो क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों के 60% 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं। टू डिस्ट्रक्ट, टू डिमोलिश द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल, आरएसएस प्लान, उन्होंने जो प्रॉपर प्लानिंग किया है वो ऐसा किया है कि जंगल प्राणी प्रोटेक्शन के नाम पर, टाइगर प्रोटेक्शन के नाम पर, राम पदगमन के नाम पर 5th शेड्यूल का एरिया डिमोलिश कर देंगे। और वो पूरा 5वीं अनुसूची का 60% क्षेत्र है सेंट्रल इंडिया का, और 6वीं अनुसूची का 40% क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट का, जिसको आप लोग 7 सिस्टर्स बोलते हैं। 7 सिस्टर इसलिए बोलते हैं वो 7 राज्य है। साथियों, इस देश में 2 भारत है, मैं ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूं। 2 भारत है, एक आदिवासी भारत और दूसरा आधुनिक भारत। मैं जिस आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं यह अभी संविधान बनने के बाद बना है, लेकिन जिस आदिवासी भारत की मैं बात कर रहा हूं यह इस देश में हजारों 10,000 साल से अस्तित्व में है। इसको किसी ने नहीं बनाया, यह पहले से अस्तित्व में है। तो इस देश में आधुनिक भारत वर्सेस आदिवासी भारत, ऐसा झगड़ा चल रहा है। यह आपके दिमाग में आना चाहिए। आधुनिक भारत का मतलब होता है मॉडर्न इंडिया, और आदिवासी भारत का मतलब होता है एंशिएंट इंडिया। जो प्राचीन भारत है उसका आधुनिक भारत के साथ में झगड़ा चल रहा है। प्राचीन भारत बोलता है उसके इस देश के जल जमीन जंगल पे सांस्कृतिक सामाजिक अधिकार है। आधुनिक भारत बोलता है कि इस देश के जल जमीन जंगल पे उसके संवैधानिक राष्ट्रीयता के अधिकार है। आप जब 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में अपने जल जमीन जंगल के अधिकारों की बात करते हो तब ये लोग आप पे देशद्रोह का केस लगाते हैं। ये ऐसा झगड़ा है, ऐसा लगता है सीधा, लेकिन ये जिलेबी के जैसा सीधा है। ये मामूली बात नहीं है। सिविल वॉर की तरफ जा रहा है देश। मैं बार बार यही बात बताता हूं आपको कि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं उस क्षेत्र में इस देश की 60% जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिसको अर्धसैनिक बल बोलते हैं, वो इस क्षेत्र में लगाए गए हैं। अरे सैनिक तो बॉर्डर में होने चाहिए, पाकिस्तान के बॉर्डर में होना चाहिए, चाइना के बॉर्डर में होना चाहिए,
श्रीलंका के बॉर्डर पे होना चाहिए, नेपाल के बॉर्डर पे होना चाहिए। वो आदिवासी क्षेत्र में क्या कर रहा है? ये सैनिकों की आदिवासी क्षेत्र में क्या जरूरत है? जिस आदिवासी के बदन पे कपड़े नहीं है, वो जो घास की झोपड़ी में रहता है, जिसके पास खाने को ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके घर के बाजू में 2 AK-47 पकड़ के जवान चौकीदारी कर रहे हैं। मामला क्या है? क्या मामला है? गौर से सोचो, देश में क्या चल रहा है। मंदिरों के बारे में सोचा गया है यहां पर। मैन भाई ने बोला कि सिवनी में मॉम लिजिंग का काम हुआ है। वो कुछ आदिवासियों के पास में गाय का मटन मिल गया, उनको मार दिया गया बजरंग दल के द्वारा। उनको स्पॉट पे मार दिया गया, उनकी बेल हो गई, वो लोग घूम रहे हैं। और वहां पे फिर दहशत का माहौल है कि बजरंग दल की तरफ आदिवासियों ने गुस्से से नहीं देखना चाहिए, डर रहे हैं लोग, ऐसा दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये एग्जाम्पल है अपने सामने, स्टेट में क्या चल रहा है उसका एग्जाम्पल है। साथियों, ये सब चीजें प्रैक्टिस की जा रही है सिर्फ आदिवासियों के बीच में, कि आपके दिमाग में डर निर्माण कर दिया जाए कि आपको पुलिस से तो डरना ही है, साथ में RSS से भी डरना है। जाओ किसी क्लास 1 ऑफिसर को खड़ा करो। मैं भोपाल में बात कर रहा हूं, किसी क्लास 1 ऑफिसर, आदिवासी ऑफिसर को बुलाओ कि भैया तू जैस के सम्मेलन में क्यों नहीं आया? तो वो बोलेगा मैं जैस के सम्मेलन में जाता तो इनको पता चल जाता, मेरे पे डिपार्टमेंटल एक्शन होती, मेरी ट्रांसफर हो जाती। ये जैस के बच्चे जिन्होंने अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़े, आज वही अधिकारी ये कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे। मेरे को इस बात का दुख है। यही बच्चे आरक्षण का आंदोलन करने सड़क पे खड़े होते हैं, लेकिन जब उनके अस्तित्व की बात आई, यहां पर मध्य प्रदेश की राजधानी में जब वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वहां कोई ऑफिसर नहीं आता है। क्या है ये? क्या इंडिकेट करते हैं? क्या संकेत मिलता है इससे? आप सोच सकते हो आपके ऑफिसर कितने प्रेशर में है, कितने दबाव में है, कितने दबाव में है। ये कंडीशन का जायजा लेना बहुत जरूरी है। अब रही बात कि ये कंडीशन में कि पूरे देश के 2 करोड़ आदिवासी यहां से खत्म हो जाएंगे, इस बेल्ट से पूरा खत्म हो जाएगा, इसका मतलब यह है आदिवासी भारत जो है वो हिंदू भारत बन जाएगा। कुछ लोगों ने आगे बात कर रहा हूं, आवाज आ रही क्या? कुछ लोगों ने यह बात बोले कि भाई सतीश बेंदाम गलत बात कर रहा है, कोई भील के बारे में यूनाइटेड नेशंस में बात नहीं कही, तो वो जितने बेवकूफ है खड़े हो जाओ, मैं बात कर रहा हूं। अबे इन्होंने बोला है कि जो भील वंश के लोग हैं, उनकी जो भीली भाषा है उसके 50% वर्ड जो है वो संस्कृत के है, इसलिए ये आदिवासी कहते हैं। अब तो भीलों के एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम आ गया है। भील वंश के अस्तित्व का प्रश्न है ये कि वो आदिवासी नहीं है। ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला जा रहा है, और वही लोग जो लोग बोलते हैं वो तो खुलेआम हमारे बीच में घूमते हैं। हमारे लोग उनकी थैली पकड़ पकड़ के काम कर रहे हैं। तुम आदिवासी नहीं रहोगे तो क्या रहोगे? तुम्हारा क्या अस्तित्व रहेगा भाई? एक तरफ यहां की गवर्नमेंट स्टेटमेंट देती है कि भारत में आदिवासी नहीं है, दूसरी तरफ वही गवर्नमेंट बोलती है कि भील वंश के लोग जो दिल्ली भाषा बोलते हैं उनके शब्द संस्कृत से मिलते हैं, वो आर्य संस्कृति के शब्द है, इसलिए वो भी आदिवासी नहीं है। ऐसा तुमको खत्म करने का षड्यंत्र रचते हैं। वो लोगों के लिए जो तुम्हारे बीच में षड्यंत्र रचते हैं, वो लोग घूम कैसे सकते हैं यार तुम्हारे बीच? हमारे लोग सीरियस क्यों नहीं है उसके लिए? हमारा बच्चा क्यों नहीं सीरियस है? हमारे अधिकारी क्यों नहीं सीरियस है? इलेक्शन के बारे में बराबर सीरियस। अबे तू MLA बना है,
इंजॉय कर रहे हैं। हम संगठन के बारे में बात करें, आज संगठन को बचाने की बात नहीं है, समाज को बचाने की बात है। जिंदा कैसे रहेगा? जब वो भील आदिवासी नहीं रहेगा तो आदिवासी तो आगे छूट जाएगा, खत्म हो जाएंगे। एक अभी भील पे आई तो गोंड चुपचाप है, कोल चुपचाप है, कोल चुपचाप है, कल गोंड पे आएगी तो भील भी चुपचाप है। इसको समाज नहीं बोलो। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज नाम की चीज है। जात के लिए टंटे भील ने काम नहीं किए। कुर्बानी टंटे मामा की जात के लिए नहीं की, समाज के लिए। बिरसा मुंडा की कुर्बानी समाज के लिए थी, राघोजी भांगरे की कुर्बानी समाज के लिए, बाबूराव शर्मा जी की कुर्बानी समाज के लिए थी, जात के लिए नहीं थी। ये जात नाम की संकल्पना से बाहर आ जाओ। धर्म और जात, बिरसा मुंडा ने बोला ये खिलौने हैं, ये लड़ाई के मैदान में काम नहीं आता। जो सैनिक होता है वो जात और धर्म का सहारा नहीं लेता। जो सैनिक होता है वो अपने वंश और संस्कृति की मदद करता है, अपने अधिकारों की। आप सैनिक हो, कोई मामूली नहीं है। बताइए गैस के बाद कौन सा संगठन है जो भीलों में काम कर सकता है? उसी संगठन के पर काटने की बात कर रहे हैं, उसी संगठन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब जैस के बारे में बोला जाता है ये नक्सलवादी संगठन है, ये भी टोपी पहन रहे फिर सभी के, तब कोई नेता कोई कुछ नहीं बोलता है। जो अपने आप को नेता बोलते हैं, जैस का अभी विधायक वगैरह बन के कप्तान है, तुम्हारे मुंह भी चुपचाप है। तुमको नक्सलवादी बोल दिया तो गोली मारने की परमिशन मिल जाती है, तुमको मारने की परमिशन मिल जाती है। थोड़ा सोचो क्या मोटिवेशन है हमारा? हमारे आंदोलन में ओबीसी क्यों नहीं आता? हमारे आंदोलन में एससी क्यों नहीं आता है? एससी नहीं सोच रहा है मध्य प्रदेश का एससी की सबसे बुरे हाल है, ओबीसी के उससे बुरे हाल। एक को ऐसा लगता है कि ये मर रहा है तो मैं चुपचाप रहूं, वो भूल जाता है कि दूसरा वेटिंग लिस्ट में है। आप लोग ये जो सिचुएशन है इसको समझो। ये पॉलिटिकल वार चल रहा है, पॉलिटिकल वार। किसी ने बोला नवंबर महीने में इलेक्शन है, कौन से राज्य के इलेक्शन? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा राजस्थान, चौथा महाराष्ट्र और आगे के राज्य। हेलो 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 भाइयों, ये जो पॉलिटिकल वॉर की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल वॉर क्या है बताता हूं। 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में एनआरआई लोगों का। कितना? थोड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात को। कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है? 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है मध्य प्रदेश में। किसकी जमीन पे हुआ है? आदिवासियों की जमीन। ये स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पूरे प्राइवेट सेक्टर को आदिवासियों की वन जमीन ये लोग उसको लीज में दे रहे हैं। आप नेट खोलिए, आपका जो बच्चे सुन रहे हैं वो नेट खोलिए और देख लेना जाके घर में भी नेट पे आपको दिख जाएगा। ये लीज में देना शुरू कर दिए। जिस वनाधिकार की बात अभी मीना जी कर रहे थे, तो वनाधिकार की बात मध्य प्रदेश में हो नहीं सकती, क्योंकि 60% जमीन, 60% जमीन इन्होंने देने का ये बना दिया है, प्लानिंग कर लिया है। जब जमीन ही नहीं रहेगी तो तुमको वनाधिकार कहां से मिलेगा? सिर्फ पेपर पर रहेंगे वनाधिकार, जमीन तो दूसरे ले लेंगे लीज पर। यहां मंदिरों को रेगुलराइज कर रही है, पंडितों को रोजगार मिलता है, जो मेहनत का आदमी है वो दूसरे प्रदेश में जाकर पेट भरता है। ये गवर्नमेंट की सोच देखो, उनको नंगा भूखा आदिवासी आदमी नहीं दिख रहा है, लेकिन जिसके बदन में कपड़े है, जो मेहनत नहीं कर रहा है, वो मंदिर में बैठा एक ही मंत्र बोल रहा है, उसको रेगुलराइज कर रहे हैं। ये मेहनत कश लोगों के पक्ष की सोच है क्या? और जिसने एमएलए बने अपने, जब ये बिल पास हो रहा था वो क्या कर रहा था?
करो, उसका सत्कार करो। मैं जाता हूं उसके पैर पड़ने। अबे तेरे को अपने भाई की याद क्यों नहीं आई जब ये बिल पास हो रहा था? तो जब लीज में जमीनें दी जा रही थी तब तू क्या कर रहा था? वहां चून के गया ना। तेरे को ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, आदिवासियों ने दिए। आदिवासियों के वोट के भरोसे तू गया और चुपचाप है। अब और कौन सा बनाना है इनको? कौन सा मिनिस्टर बनाना है? कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो? मेरे को एक बात की चिंता है कि ये गवर्नमेंट फिर से आएगी तो इसके खिलाफ में लड़ने के लिए तुम्हारे पास सोशल संगठन मजबूत है क्या, नेता मजबूत है क्या? मैं ये देखने नहीं आया, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि जिस लड़ाई को तुमको लड़ना है उसमें नेता एक चपरासी का भी काम नहीं कर सकता, वो किसी काम में नहीं है। ये जमीन की लड़ाई है, ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। क्योंकि गवर्नमेंट बोल रही है भारत में आदिवासी नहीं है। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। भारत में आदिवासी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। तुम्हारे सिटीजनशिप को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। दे आर चैलेंजिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, दे आर चैलेंजिंग योर पर्सनल राइट्स ऑफ इंडिजिनियस आइडेंटिटी। साथियों, बार बार मैं इसलिए चिल्ला रहा हूं कि अब राष्ट्रीय पहचान की साथ साथ अंतरराष्ट्रीय अधिकारों की भी जरूरत पड़ेगी। आपका राष्ट्रीय संविधान में आपके लिए इतने प्रोविजन थे, 70 साल गुजर गए, आज 70 IAS ऑफिसर नहीं ढूंढने को मिलते हैं, 70 जज नहीं बन पाए आदिवासी। अब तुम मरने की कगार में हो, तुमको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, यानी इंटरनेशनल साउंड की जरूरत है। अरे तुमको भारतीय संविधान में रहने के बाद तुमको कुछ नहीं मिला, अब तो अंतरराष्ट्रीय संविधान से खत्म कर रहे हैं। मैं 2 पॉइंट और बोलूंगा। देखो, अगले चिट्ठी लेके आया, मैं डर गया क्योंकि यहाँ चिट्ठी बहुत चल रही है और सही बात है। तो बड़ी बात यह है, ये जितना एटमॉस्फेयर दिख रहा है गैस का, ये मामूली नहीं है। मैं जानता हूं अपने घर से कैसे वो लाया होगा बेरोजगार लड़का, पैसे जमा करके कैसे आया होगा यहाँ पर। ये मीटिंग बहुत क्वालिफाइड है, ये सोशल क्वालिफाइड लोग बैठे हैं, ये जोरदार तालियां होगा। ये मामूली लोग नहीं है, ये ऑफिसर नहीं है, चलेगा, ये बेरोजगार है, चलेगा, लेकिन सोशल क्वालिफाइड, इसको समाज की कीमत समझ। सोशल क्वालिफिकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट दैन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ये चिल्लर चीज है। आप कैसे दिखते हो ये बड़ी बात नहीं है, कैसे सोचते हो ये बड़ी बात है। लड़ाई सोच की है, उस लड़ाई को जीतना है। ये जो मैं शुरू में आता था, मैं विक्रम आचार्य को देखता था, बड़ा प्रिंसिपल आदमी दिखता था, मेरे को मालूम भी नहीं था कि ये एम्प्लॉय। और मैं बाद में पूछता था लोगों से, ये एम्प्लॉय क्या है? आधा एम्प्लॉय है वो। मैंने बोला इतना सीरियस काम कर रहे हैं। मैं पूरे मुजाहिदा को देखता हूँ, उनकी पूरी टीम को देखता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है यार ये इतने डेडिकेटेड है। और मेरे को बड़ा खुश होता था मैं जब कैंप्स देखा था और सब लोग बैठे थे, पूरे जैस के लोग बैठे थे। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं बिरसा ब्रिगेड के हूँ कि जैस का। और किसी को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जैस का नेता बन जाऊंगा, मैं बिरसा ब्रिगेड का नेता बन जाऊंगा, समाज का बहुत बड़ा नेता बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ढूंढ रहा हूं मैं कौन बन सकता है। सच्चाई है, अपना कोई वाली नहीं है, याद रखना। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये मध्य भारत को खत्म करेंगे। अभी 2024 में नजर नहीं आएंगे तुम। ये इस इलेक्शन के मार्फत इस पे कब्जा करने का नहीं थे, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, दोनों की स्ट्रेटेजी इसी टाइप से होती है। बात तो तब है जब हम अपनी शर्तों पे, अपनी तरीके से, अपने समाज की सुरक्षा के लिए
अपने समाज की आने वाली जनरेशन के लिए प्लानिंग करके कोई काम करेगा। मेरे को ये मामला मेरे को पसंद नहीं आया। हेलो, ये मामला मेरे को कभी पसंद नहीं आया कि अपन कांग्रेस, हाँ मैं भी बहुत फेवर किया क्योंकि यहाँ बहुत आरएसएस का बीमारी बहुत था अपने क्षेत्र में। मैंने बोला जो नहीं होना पहले तय कर लो, क्या होना बाद में तय करो। तो पिछले इलेक्शन में कुछ एमएलए बनाए हैं, मैं उसका साक्षी हूं, और अगर वो यहाँ होंगे तो उनको जुबान भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने के लिए। लेकिन मैंने देखा हूं, मेरा एक्सपीरियंस है, किसी ने समाज के लिए काम नहीं किया, किसी ने मिशन के लिए काम नहीं किया, किसी ने जैस के लिए काम नहीं किया, किसी ने दूसरा के लिए काम नहीं किया। मंत्री भी बने तो भी काम नहीं किए, कोई लड़कों को प्रोटेक्शन नहीं मिला। मैं जानता हूं कि ये जो प्रोग्राम करे होंगे कैसी कंडीशन में करे होंगे। ये जो प्रोग्राम हो रहा है देश का, दिखने में बहुत अच्छा दिख रहा है भाई, लेकिन जिन्होंने आयोजित किया है ना उन पे क्या बीतती है मैं जानता हूं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में काम चल रहा है समाज में, इसका सही फायदा उठाना चाहिए। ये देश के स्थापना दिवस नहीं है, विचारों का स्थापना दिवस है। पहले बोलते थे लोग। मैं गया इंदौर में, इंदौर के प्रोग्राम में मैं देखा शुरू में मेरे को एकता परिषद के कार्यक्रम में जल्दी चिट्ठी दो, इसको भराओ, बोलने मत दो, ये वाला कार्यक्रम बहुत हुआ मेरे साथ। और मैंने देखा ये चलता है, होना भी चाहिए, मैं तो बुरा नहीं लगा, मेरे समाज का कार्यक्रम। लेकिन कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए जैस वालों की, इनकी विचारधारा क्या है आदिवासी युवाओं। आज यूनाइटेड नेशंस में मालूम हो गया है कि शहीद महान विद्रोही क्रांतिकारी भगवान टंडन कौन है। ये मालूम हो गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मालूम हुआ है। अभी मालूम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने टंडन मामा पे आर्टिकल लिखा है। अपन बोल रहे हैं कि पूरे देश में इतने साल तक के 17 साल तक के सशस्त्र संघर्ष अंग्रेजों के खिलाफ में किसी क्रांतिकारी ने नहीं किया जो टंडन मामा ने किया। ये स्टैब्लिश किए उन्होंने, वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। दूसरे देश के आदिवासी उससे प्रेरित हो रहे हैं टंडन मामा से, लेकिन अपने आदमी गोरवर की थैली पकड़ के जा रहे हैं। अबे तेरे बाप को देख, उसमें कितना दम था, वो किसी भगवान से कम नहीं है। सच्चाई तो है, टंडन मामा नहीं होता तुम नहीं होते, तुम्हारी पहचान भी नहीं होती, जितनी जमीन हमारे पास है वो भी नहीं होती। सच्चाई है, मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड का तो देखो, गैजेट्स पढ़ो, जो ब्रिटिश अमेरिकन के रिकॉर्ड है वो देखो। लेकिन हमारे ही लोगों ने टंडन मामा को डकैत बोला, हमारे ही लोगों ने टंडन मामा को चोर बोला, हमारे ही लोगों ने टंडन मामा को क्रिमिनल टाइप बोला। और अब सब जान रहे हैं कि ये कौन है, इस देश में कौन है। मैं गर्व से बोल रहा हूं भाई, अगर नहीं होगा जो वहां हमने भी रखने लगा है। पिछले बार जब यहां मीटिंग हुई थी इंदौर में, तो वहां यहाँ के मुख्यमंत्री थे और हमने एक सीनियर सांसद को लेकर आए थे इंदौर में, शरद पवार जी। उन्होंने यहाँ पास अभी प्रस्ताव दिया कि जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी है उसके ऊपर में टंडन मामा का पुतला होना चाहिए। लेकिन ये लोगों की नीयत नहीं है। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये पहली बार होगा देश के इतिहास में कि टंडन मामा की स्टैचू कहां बिठाया जाए। जब ये प्रश्न खड़ा होगा तो इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। देश के किसी भी क्रांतिकारी का टंडन मामा से कंपैरिजन करना पड़ेगा। उसका इतिहास सामने आएगा कि वास्तविकता में इस देश के सच्चे मालिक कौन है, सच्चे क्रांतिकारी कौन है। उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन टंडन मामा का जो इतिहास है वो आज इस देश के दिल नहीं पूरे आदिवासियों को जिंदा करना है, वर्ल्ड के आदिवासियों को प्रेरणा बन रहेगा। ये गर्व है सभी शख्सों को। राघू जी बांग्ले के बारे में बात चल रही है, मैं इसलिए बता
बता रहा हूं कि किसी ने पूछा कि जैस किसकी विचारों से चलता है, तो आपको बोलना है जैस टाटा और बिरला के विचारों से नहीं चलता है, एंटे और बिरसा के विचारों से चलता है। ये लोग ऐसा समझते थे कि इनके पास कुछ नहीं, आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं। जहां सब खत्म होते हैं वहां से आदिवासी शुरू होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। मैं आधिकारिक रूप से बोलता हूं, सबके सामने बोलता हूं, मैं दिल्ली में जाता हूं, इनकी जेल में जाकर बोलता हूं, अरे वहां पे मेरा एक्सेस कि 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है, 30% बाकी लोगों ने लड़ी। मेरे को बोलना चाहिए, किसी ने मेरे ऊपर केस डालना चाहिए कि गलत बोल रहा है। हम साबित करके बता सकते हैं कि इस देश की आजादी की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी, और बदले में उसके हिस्से में क्या आया? भूखमरी। उसकी जमीन से उसको विस्थापित कर रहे हैं। वो 5 रुपए किलो चावल के लिए तरस जाता है, वो बीपीएल कार्ड के लिए लाइन लगाता है, खाना नहीं मिलता करके मर जाता है। देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता, आदिवासी मरता है। ये हालत है। मैंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट दिया, उस पर चर्चा शुरू हो गई। मैंने बोला यहां पर ऐसे क्षेत्र है भारत में जहां पर पैरासिटामोल गोली नहीं मिलती। बुखार की गोली जानते हो, पैरासिटामोल गोली, बुखार की गोली वो नहीं मिलती, लेकिन बंदूक की गोली मिलती है। आदिवासियों की बंदूक की गोली से मौत होती है, बीमारी से नहीं। उसको पैरासिटामोल गोली नहीं मिलती भाई, लेकिन उसको गोली मिल जाती है। ऐसी स्थिति में आप लोग फंसे। इसमें से कैसे निकलेंगे? ये ऑर्गेनाइज करने से नहीं। कहानी क्या है हमारे पास? बहुत अच्छी बात बोली थी, विदाउट कहानी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कोई व्यवसाय ब्रिगेड झंडा नहीं उखाड़ सकता, कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता। ओबीसी का कैडर लाओ, शेड्यूल कास्ट का कैडर लाओ, माइनॉरिटी का कैडर लाओ, आदिवासी कैडर लाओ, इनको ज्वाइन करो, इनका ज्वाइंट वेंचर में कैडर लो। और सोशल ये राजनीतिक गठबंधन करते हैं, अपन सामाजिक गठबंधन करते हैं। इसकी काट है, उसके पास राजनीति है तो तुम्हारे पास रणनीति होनी चाहिए। सामाजिक गठबंधन इसकी काट है। जैस ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस समाज का ये एक एटम बम है। ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता हूं। ये ताकत है जो किसी नेता के माध्यम से नहीं बनी है। वो यहां पर बैठा हुआ आदमी हर एक अपने आप में नेता है। मैं कभी ये क्लेम नहीं करूंगा कि ये बच्चे को मैंने तैयार किए हैं, मैंने बोला नहीं, उसकी खुद की सोच है। आज हम लोगों ने किसी का सहारा नहीं है, फिर भी लोगों ने काम किए। अभी 2 प्रोग्राम्स हुए जैसे एक इंदौर में, एक यहां पर। हमारी कोशिश रहेगी ये एक प्रोग्राम कैसे हो, और ये करके बताइए, कोई कहीं नहीं जाए। बड़ी चीज है। मैं सिर्फ 2 बातों पे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऑर्गेनाइजेशन किसी को बोलेंगे? संगठन का मतलब क्या है? भीड़ नहीं हो सकती, सोच वो भी नहीं हो सकती। संगठन बोला किसको जाए, किसके बदौलत ये समाज जिंदा रहेगा, किसके बदौलत आप लोग एक बड़ी लड़ाई को लड़ सकते हो। आपके पीछे तो कोई नहीं है, कोई देश नहीं है आपके पास। पूरे देश में, विश्व में इन्होंने इतिहास की किताबें बदल दी, लेकिन भारत पहला देश है जो इस देश के एंथ्रोपोलॉजी को बदलने की कोशिश कर रहा है। अभी उन्होंने एनसीईआरटी
लेकिन साथियों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये सच है, एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव्ड है कि जब से भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी इस जमीन पर रहे। ये याद रखो। ये बार बार भगवान को बीच में लाते हैं। भगवान हमारी जमीन पे आए हैं, वो भी बाहरी है। जब आदिवासी की आदिवासियत पे बात होती है तो सच्चाई सामने होनी चाहिए। मैं आज के दिन, जो इतना महत्वपूर्ण दिन आप लोग बना रहे हैं, इस दिन में आपके दिमाग में दो ही बातें डालना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई कौन सी है, तो उसको देखिए। Which type of war you are having? किस टाइप की लड़ाई है आपके सामने? कौन है आपका दुश्मन, ये तय कर लो पहले, और उसके बाद आगे बढ़ो। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। यहां तो नई प्रैक्टिस दिख रही है मेरे को, दुश्मन के कारखाने से बंदूक खरीद कर दुश्मन के खिलाफ लड़ने की बात कर रहे हैं। अबे बेवकूफ हो गया क्या? वो तेरे को बंदूक देगा लेकिन गोली अपने पास में रखेगा, क्या करेगा? गोली अपने पास रख लेगा, बंदूक तेरे को दे देगा। उससे अच्छा तो अपना डंडा है। किसी ने अच्छा कहा है, बंद हवाई जहाज से अच्छा है चालू साइकिल। आपके पास अपना क्या है, लड़ते वक्त ये ख्याल में रखना होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन है आप, वो सोशल कोऑर्डिनेशन, कल्चरल कोऑर्डिनेशन, इस टाइप का होना चाहिए। अगर इस टाइप का नहीं है तो समझ लेना आप आइडियोलॉजिकली करप्ट हो गए, आप वैचारिक रूप से करप्ट हो गए। व्यवहारिक रूप से करप्ट रहेंगे चलेगा, वैचारिक रूप से करप्ट नहीं होना चाहिए। यही काम किया है इन लोगों ने, ये वैचारिक रूप से करप्ट नहीं है। और आपके ऊपर जवाबदारी इन्हीं के आंदोलन को चलाने की है, और इन्हीं का आंदोलन आखिरी पर्याय है हमारे पास। आपको दूसरा कोई पर्याय नहीं है आपके पास। आप जाइए, कार्ल मार्क्स को पढ़ लीजिए और किसी बात को पढ़ लीजिए, लेकिन रियल आपको बात जब जाना पड़ेगा, आपके पुरखों को देखना पड़ेगा कि जमीन कौन सी लड़ाई लड़े लोगे, जमीन जंगल की लड़ाई। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सरल लगता है, क्या है, जल है, जंगल है, जमीन है। नहीं, ये आदमी के जिंदा रहने के आखिरी स्रोत है और प्रथम स्रोत भी है। मानव का निर्माण भी इन तीन चीजों से हुआ है, और उसके जिंदा रहने के लिए यही तीन स्रोत है। ये आदिवासियों की थ्योरी है, इसको बोलते हैं सबसे हाईएस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी ऑफ इंडिया, यानी आदिवासी संस्कृति। वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी भी कह सकते हो। मेरे भाइयों, जिस भाषा को इस देश में 2 लाख लोग नहीं बोलते हैं, जिस भाषा को इस देश में 2 लाख लोग नहीं बोलते हैं, जिसका नाम है संस्कृत, उसको देश की पहली भाषा का दर्जा मिला। उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने मान्यता दिला दी है। अब विश्व के 27 देशों में अब संस्कृत भाषा पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जिन लोगों के पास क्वालिफाइड भी नहीं है, ऐसे लोगों को इन्होंने 5000 लोगों को भेज दिया, 5 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। और जिसको 2 लाख नहीं 2 करोड़ लोग बोलते हैं, दिल्ली भाषा 1 करोड़ आदिवासी बोलता है उसको, गोंडी भाषा 1 करोड़ आदिवासी बोलते हैं उसको, मुंडारी भाषा 1 करोड़ आदिवासी बोलते हैं उसको। देश की भाषा का, राष्ट्रीय भाषा का भी दर्जा नहीं मिला, उसको इन्होंने 9th शेड्यूल में भी नहीं कहा। देश की पहली भाषा संस्कृत, यानी ब्राह्मण भाई देश का पहला आदमी। आदिवासी कहां करेगा? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या क्या होगा? इसको बोलते हैं कल्चरल चैलेंज। जब किसी कोर्ट में आप खड़े रहते हो तो आपको एविडेंसेस देने पड़ते हैं, और ये एविडेंसेस आरएसएस दे रहा है। मैंने आपको बताया, अभी मीना जी आए। मीना जी एक प्लानिंग चालू है जिसको टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। 2 लाख हेक्टेयर जमीन रिजर्व की इन्होंने 17 स्टेट्स में।
और उसी में जो जमीन रिजर्व की है उसी को राम पदगमन बोला गया है। ये आदिवासी भारत से हिंदू भारत का कन्वर्शन है। आपकी कोई ओनरशिप नहीं रहेगी। आप इस देश के मालिकियत नहीं रहेगी। आपके पास जमीन है तो आप है, जंगल है तो आप है, तो इसके बगैर आपकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। साथियों, आज के दिन मेरा आप लोगों से विनती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित हो और अंडरग्राउंड मूवमेंट चलाना सीखो। व्हाट्सएप पे जो मूवमेंट चलाते हो वो कुछ अलग टाइप की रहती है, जो रियल होती है उसको समझो, उन रूट्स में जाओ और अपने मूवमेंट को समझो, अपने समाज को समझो। व्यापक सोचना शुरू करो, बड़ा सोचना शुरू करो, छोटा मत सोचो। क्षेत्र तक, जात तक, धर्म तक एक छोटी चीज है, इससे बाहर निकलो और सामाजिक स्तर से सोचो। किसी ने आपसे पूछा देश बड़ा कि समाज, कंपैरिजन करके बताइए। चलो बताइए, देश बड़ा कि समाज? आप देश की तुलना नहीं कर सकते समाज के। समाज है तो देश है। देश लिमिटेड ये हो सकता है, उसको लिमिटेशन है, समाज को लिमिटेशन है। इस डायरेक्शन में सोच, यही सोच थी बिरसा मुंडा ने बोला। मैं दो बातें बोलता हूं और छोड़ देता हूं। बिरसा मुंडा ने बोला, जिस समाज की सामाजिक समस्या नहीं होती है उस समाज की समस्या नहीं होती, और जिस समाज की सामाजिक समस्या होती है उसकी समस्या ही समस्या होती है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आप टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपका आपस में संवाद नहीं है। आपकी सामाजिक समस्या यह है कि आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, समाज नाम की कोई व्यवस्था नहीं है आपके पास। ये आपकी सामाजिक समस्या है। आपके नेता पार्टी के नाम से बढ़ गए हैं, समाज समझ रही है, उसको पार्टी पहले समझती है। ये मैं इसको उसके दुर्गुण नहीं बोलता हूं, इसको बीमारी मानता हूं, ये डिसीज है। तो आपकी सामाजिक समस्या का निराकरण होगा तो समस्याओं का निराकरण होगा। आप बेवजह समस्याओं के पीछे मत जाओ, पहले अपनी सामाजिक समस्या की तरफ आइए। एक मिशन जिसको बोलते हैं साथियों, मिशन बहुत बड़ी चीज है। ये पंखा चल रहा है, इसके पीछे मशीन लगी है, मोटर है, ये आपको ऑक्सीजन दे रहा है। ये निर्जीव वस्तु में भी जान आ गई है, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है। उसके लिए आप पंखे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए मिशन का इस्तेमाल करना है। वही सामाजिक मिशन समाज को जिंदा रखता है। तो ये टेक्नोलॉजी है, वो साइंस है, उसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग हो गई है, आपकी जो है ये सोशल इंजीनियरिंग है। तो ये सोशल टेक्नोलॉजी से अपने समाज को जिंदा रखने के लिए व्यवस्था निर्माण करना, यही अंतिम पर्याय है अपने पास। और कोई प्रदेश नहीं, कोई भी प्रदेश का आदिवासी है, कोई भी जनजाति का आदिवासी है, वो आपका भाई है, आपके डीएनए का आदमी है, आपके वंश का आदमी है। और हमने ये प्रूव किया है कि आदिवासी देश के मूल मालक है। क्या प्रूव किया है? मेरे साथ बोलिए, आदिवासी देश के मूल मालक है। यहां के एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी उनके वंशज है। आई बात समझ में? आदिवासी देश के मूल मालक है और यहां के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी उनके वंशज है। ये थ्योरी इनके लिए, आरएसएस के लिए, इनके सामने आपको लड़ने के लिए इसी थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आखिरी बात बोलते हुए जा रहा हूं। बहुत लोग बाजा बजाते हैं कि हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया। साथियों, इस देश के इतिहास में, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में, लीगल हिस्ट्री में, इस देश के आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना है, उसके बाद से लेकर अब तक एक भी जजमेंट ऐसा पास नहीं हुआ
जो नंदाबाई भील के वजह से पास हुआ है, और उसमें बिरसा ब्रिगेड की बहुत बड़ी भूमिका थी। जो लोग जानते हैं वो मुझे पूछते हैं तू जिंदा है क्या? उसी जजमेंट ने 2010-2011 के जजमेंट ने ये बात पहली बार पूरे देश के सामने लाई कि आदिवासी देश का बोलबाला है, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। लेकिन कब होता है? जब एक आदिवासी महिला को नंगा घुमाया जाता है, उसको नंगा बांध के रखा जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसको क्रिमिनल ट्राइब्यूनल के अंदर किया जाता है। वो केस से ये जजमेंट हमको मिला, ये वर्डिक्ट आया। और ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज की सीरियसनेस को नहीं जानते, हम किसी को गंभीरता से नहीं लेते। ये जेएस का जो फॉर्मेशन है, ये बहुत गंभीरता, ये बहुत बड़ा रोल है आपका। शायद जेएस वाले नहीं जान रहे कि समाज के गरीब लोग उनकी तरफ कौन सी उम्मीद से देख रहे हैं। मेरे को शेर याद है। शेर ऐसा है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, और हम तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तस्वुर है, सपना, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले तय हो इस घर को बचाए। आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जितने डेलीगेट्स आए, जो लोगों ने बोला। मैं मीना को बहुत अच्छा ये किया, मैं पहली बार देखा उनको, इतना अच्छा उन्होंने एनालिसिस किया इसका। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिसका सीरियस एनालिसिस होना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए सीरियसली। इस मीटिंग को, इसकी गंभीरता को बांध के रखना अपना कर्तव्य है। भागो मत, भागना आदिवासी संस्कृति में नहीं है। बैठ के ईमानदारी से कोई इधर उधर जा रहे लोग हंसते हैं कि भाई क्या चल रहा है, इनकी बैठक चल रही है, ऐसा कोई अपना प्रदर्शन मत करो। और सब जितने लोग आए डेलीगेट्स, उनको सब सीरियसली सुनेंगे। मैंने ज्यादा टाइम लिया, उसके लिए माफी मांगता हूँ। और अगली बार मैं यही क्लियर करता हूँ कि जो जैस स्थापना दिवस है, संतोष 15 जी खड़े हो जाओ, ये जैस स्थापना दिवस का कार्यक्रम बिरसा ब्रिगेड के लोगों ने आयोजित करना चाहिए। धन्यवाद। जय बिरसा, जय आदिवासी। जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो लोग 2 मिनट के लिए मंच में आ रहे हैं। हम लोग एक क्लिप भी लेना चाहेंगे, फोटो ले लेते हैं। राय साहब, मीना साहब आगे है। बस 1 मिनट बाद, और इसके बाद 2 मिनट में है SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी का ज्वाइंट कैडर प्रोग्राम चालू होगा पूरे महाकौशल और मध्य प्रदेश के क्षेत्र। आप लोग सहमत हैं इससे? तैयार है क्या? साथियों, अभी ये हमारा कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। हमारे बीच में भारत देश के कोने कोने से, अलग राज्यों से वरिष्ठ बुद्धिजीवी साथी आए हैं। साथ ही साथ इस देश को बनाने वाले तमाम हमारे संघर्षशील कार्यकर्ता आए हैं। तो मेरा निवेदन था, तो फोटो सेशन अभी नहीं करें। अभी हम हमारे बीच में जो वक्ता है, उन वक्ताओं को हमको सुनना है, उन वक्ताओं